भी मैंने उसी चीज के ऊपर डिस्कशन किया था। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्विज हो जाए, सिर्फ 5 क्वेश्चंस का, ठीक है? सिंपल 5 क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन दिखेगा और उसके करस्पॉन्डिंग में आपको ऑप्शन मार्क करना है। तो जैसे आपको अभी पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द पॉलिनोमियल 2x + 3 हैज 2 zeros, ऑप्शन है ट्रू फॉल्स। तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूं, आपको जो भी सही लगता है आप बेझिझक होकर मार्क कीजिए। ट्राई टू आंसर इट करेक्ट, आपको जो सही लगता है आप वो मार्क करें। हरी अप, 15 सेकंड हो गए, 7 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड। 8 हो गए, 10 हो गए। 2x + 3 में कितने जीरोज होंगे सोचिए। मैं इस पोल को 45 सेकंड होते ही एंड कर दूंगा, 30 सेकंड निकल चुके हैं। 13 लोग हो गए हैं, 20 में से 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बाकी लोग 14 लोग हो गए हैं और ये 45 सेकंड्स होने वाला है, तो मैं एंड कर रहा हूं। एंड कर दिया। रिजल्ट क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है यहां पे? 57% लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है एंड 43% लोगों ने ऑप्शन बी फॉल्स मार्क किया है। तो मतलब मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट आधे लोग सही है तो आधे लोग गलत है यहां पे। चलो अभी पहले अगले क्वेश्चन का भी पोल लॉन्च कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल 3x³ + x + 2 इज डैश एज वेल एज डैश। ऑप्शंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग मार्क कीजिए। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, क्यूबिक में डिग्री 3 होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होता है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होता है। पैंतालीस सेकेंड होने को है और यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। तो 21 में से 14 लोगों ने इस पोल में पार्ट लिया है। इसका रिजल्ट भी देख लीजिए, एक बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 50% लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, 36% लोगों ने ऑप्शन ए और 14% लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है। तो वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो 50% लोगों ने सही ऑप्शन पे मार्क किया है, बाकी 50% फिर से यहाँ पे गलत हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पोल लॉन्च हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the degree of the polynomial 3 into x to the power 4yz minus 2x³ by 4? जल्दी कीजिए, 15 लोग, वेरी गुड। 30 सेकेंड हुए अभी और 15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये 45 सेकेंड होने वाले हैं, मैं यहाँ पे फिर पोल को एंड करूंगा। देख सकते हो कि इस बार 75% लोगों ने ऑप्शन सी को मार्क किया है। 75% लोगों ने ऑप्शन सी को मार्क किया है और जो कि एक्चुअली गलत आंसर है। सर इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए है। यस सर। तो 16 लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया था, 3 लोगों का सही है, बाकी सब ने गलत किया है। तो इन सब के ऊपर हमें बात करनी होगी। उससे पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। गिव योर बेस्ट, मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझे अभी स्टार्टिंग में फिर कौन सी चीजों को रिकॉल करवाना है, ठीक है? तो रीलॉन्च करता हूं पोल को। चलो चौथा क्वेश्चन के लिए, चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ(x)? पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा जा रहा है।
सो 15 लोग तो पार्टिसिपेट करने लग गए पोल में, 16 लोग हो गए, चलो अच्छी बात है। एंड करता हूं पोल को यहाँ पे। 3-4 स्टूडेंट है जो पोल में पार्टिसिपेट नहीं करे, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हमें इतना ही दिख रहा है कि कौन से ऑप्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे नाम भी नहीं पता चल रहा है, तो मैं किसी को डांटूंगा ये भी मत सोचो, आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे 80% लोगों का कहना है ऑप्शन डी। तो देखते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि नहीं, बट उससे पहले लास्ट क्वेश्चन, which of the following is in standard form, which of the following polynomials is in standard form? क्वेश्चन नंबर 5 का 4 ऑप्शन है, उसमें से क्या लगता है सही है, कौन सा है? जल्दी कीजिए, इस बार बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सही आंसर मार्क किया है, वेरी गुड। 45 सेकंड हो गए हैं, एंड कर रहा हूं पोल को। इसके रिजल्ट देखिए, तो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, 81% लोगों ने यहाँ पे मार्क किया है ऑप्शन ए, और वही इसका सही आंसर भी है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 लोगों ने सही किया है, लेकिन बाकियों में गलती हो रही है। तो चलो एक एक करके इसका सॉल्यूशन पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2x + 3, 2x + 3 जो है दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, 2x + 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और जब एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे 2x + 3 का अगर जीरो भी निकालोगे आप, तो इसको इक्वल टू जीरो करोगे, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, -3/2, एक ही वैल्यू निकल कर आया। तो क्या इसके दो जीरोस है? नहीं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, ये पॉलिनोमियल में डिग्री है 3, तो इसको होना चाहिए क्यूबिक, और इसमें 3 टर्म्स है, तो इसको होना चाहिए था ट्राइनोमियल। तो उस हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं यहाँ पे लिखना जगह कम पड़ेगा, तो इसको हम मेन अभी पेज पे देखेंगे, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए अवॉइड करता हूं, ठीक है। इसमें ऐसे भी बहुतों ने गलती की थी, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है x² - 3, x² - 3। तो जब f(x) है हमारा x² - 3, और पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताइए x का वैल्यू -2 पे, तो x के जगह पे हमको रखना है -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3, तो क्योंकि x की जगह पे -2 रखना है, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 - 3 हो गया 1। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका होना चाहिए था ऑप्शन डी, इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी। और लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म। तो गाइस, पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें एक एक करके पावर कम होते जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पहले पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है, और फिर वेरिएबल नहीं है। तो ये मेरा सही आंसर होगा। आप यहाँ पे देखोगे तो पावर 3 इधर दिख रहा है, पावर 2 इधर दिख रहा है, पावर 1 इधर दिख रहा है, अब पावर 0 वाला यहाँ आ गया, तो इसीलिए इसको नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे पावर 1 वाला बीच में आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया, इसको नहीं बोला जाएगा। और यहाँ पे 3 वाला लास्ट में, तो इसको भी नहीं बोला जाएगा। अंश बताता हूं, मैं बताता हूं, ठीक है। सो राजपाल एक बार म्यूट करो खुद को, राजपाल। यस सर।
आपका रियल रजिस्टर किस नाम से रजिस्टर कराए थे? सर तरनजोत सिंह। तरनजोत सिंह, ठीक है। वो अटेंडेंस लेना है कोऑर्डिनेटर को, तो वो उस हिसाब से देख रहे थे, ठीक है। चलिए, सो ओके, सो स्टूडेंट्स, आई बिलीव ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो गया होगा और मुझे यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि अभी किस तरीके से डील करना है। अच्छा, एक और चीज, युवराज सिंह अनम्यूट कीजिएगा। तो युवराज सिंह अनम्यूट कीजिएगा। युवराज, यस नो बोलने में दिक्कत हो रही है। एक बार यहाँ पे रिमूव बटन पे क्लिक करूंगा ना, सेशन ज्वाइन नहीं कर पाओगे अगले 1 घंटे तक। फिर चलिए, तो इसी के साथ अब हम आते हैं यहाँ पे और एक बार क्विक कॉन्सेप्ट का रिवीजन जल्दी से करते हैं, फिर नए कॉन्सेप्ट पे भी चलना है हमें, ठीक है। तो हमने हमारी क्लास थी परसों, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मैंने आपकी क्लास में उस टाइम पे लिखा था। तो हमने बात किया था पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पे वेरिएबल अगर होगा तो वेरिएबल के ऊपर का पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर होल नंबर होना चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने बताया था टर्म्स वगैरह कि लाइक टर्म्स होते हैं तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट पहले करते हैं। तो युवराज आपके दो नाम से ज्वाइन किए हुए हैं। चलो, उसके बाद हमने देखा था लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होते हैं जहां पे सेम वेरिएबल होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सारी चीजें। ऑफलाइन में भी जब कल आए थे तो मैंने एक चीजों पे बात की थी। सेम वेरिएबल होता है और वेरिएबल के ऊपर पावर भी सेम होता है। उन केसेस को बोलते हैं हम लाइक टर्म्स, ठीक है। उन केसेस को बोलते हैं हम लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को हम आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जो टर्म्स लाइक टर्म नहीं होते, मतलब या तो वेरिएबल ही अलग अलग है, लेकिन अगर या वेरिएबल सेम होगा तो वेरिएबल्स के ऊपर पावर अलग अलग है, तो उन केसेस को बोला जाएगा अनलाइक टर्म। हम अनलाइक टर्म को ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हुई थी डिग्री के बारे में बात, राइट। अच्छा, डिग्री पे आप लोग फंसे थे अभी, जहां पे x पावर 4 y, मतलब जब एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा था तो उधर फंस रहे थे। तो ध्यान से समझो, जब बात होती है डिग्री की तो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था आपसे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अमॉन्ग्स ऑल द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है, उस टर्म में से सबसे ज्यादा जिस टर्म का डिग्री होगा, उसमें से जिस टर्म का सबसे ज्यादा पावर होगा, उसी टर्म को बोला जाएगा, उसी पावर को बोला जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में जितने भी एग्जांपल लिखवाए थे, ये सारे एग्जांपल मैंने एक ही वेरिएबल लिया था, x। तो यहाँ पे हम आसानी से डिस्कशन कर पा रहे थे कि सबसे हाईएस्ट पावर, जैसे कि अगर बात करें इसका, अगर बात करें इस वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे x के ऊपर पावर है 2, फिर 5x में x के ऊपर पावर है 1 और ये कांस्टेंट है, तो इसमें x का पावर है 0। तो यहाँ पे हमको सीधा दिख रहा था एक टर्म पे पावर 2 है, एक टर्म पे पावर 1 है और एक टर्म पे पावर 0 है। तो मेरा सबसे ज्यादा पावर कितना हो गया? मेरा सबसे ज्यादा पावर हो गया 2। तो मैंने आसानी से इसका एग्जांपल, इसका आंसर बोला था 2। फिर इसकी बात करते हैं, ये वाला, इसमें बोला था कि यहाँ तो पावर होल नंबर दिख रहा है, लेकिन ये 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 30 था, और ये x टू द पावर 30 को जब ऊपर लेकर आओगे तो x टू द पावर -30 हो जाएगा। और x टू द पावर -30 मतलब कि नेगेटिव होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं होने के कारण ये बोला गया था कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो ये हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? तो इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
जहां पे मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल के दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है डिग्री के बेसिस पे और एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बोला गया था कि अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे बोला गया था कि डिग्री 1 होगा तो लीनियर बोला जाएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। डिग्री 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक बोला जाएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक के केस में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें डिग्री 3 होगा। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री होता है 4 और कांस्टेंट में डिग्री होता है 0। कांस्टेंट में डिग्री होता है 0। तो इन चीजों के ऊपर मैं बात किया था हम लोगों ने। फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का बात किया था। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x प्लस 5, तो यहाँ पे वेरिएबल है मेरा x का वैल्यू अलग अलग डालते जाओगे तो पूरा पॉलिनोमियल का भी अलग अलग वैल्यू निकल कर आते जाएगा। जैसे कि x का वैल्यू जब 1 रखा तो पिंकी पूछ रही है सर इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन then that algebraic expression is polynomial. Pinky, in that case that will not be called as a polynomial. अगर वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन दिख रहा होगा तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में ही नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब जैसे कि p ऑफ x है 2x प्लस 5, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे, उसके बाद 1 रखोगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल कर आएगा 2 इंटू 1 प्लस 5। अगर हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा 2 इंटू 2 प्लस 5। अगर वैल्यू -1 रखेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल कर आएगा 2 इंटू -1 प्लस 5। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू निकल कर आ रहा था पॉलिनोमियल का। इसके बाद हमने बात किया था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर केस होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का, जहां पे x का हम ऐसा वैल्यू डालते हैं जिसके कारण पूरा p ऑफ x, पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का एक ऐसा स्पेशल केस होता है जहां पे हम x की जगह पे ऐसा नंबर डालते हैं जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये आपको कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन यहाँ पे करने के लिए दिए थे, किए हुए क्वेश्चन। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। कितने लोगों ने किया हैंड रेज यस करो, सर। कितने लोगों ने किया हैंड रेज करो। अच्छी खासे लोगों ने किया, वेरी गुड वेरी गुड। रागिनी एक बार खुद को अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। रागिनी फर्स्ट वाले का आंसर बताइए ना, क्या क्या आया है आपका आंसर। 16/7। 16/7, वेरी गुड, सही आंसर है। देखते हैं अगला कौन है। सुमित, खुद को अनम्यूट करना सुमित एक बार। यस सर। सुमित, आपने सी का आंसर क्या आया, सी वाले ऑप्शन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है सुमित आपका। हाँ अंकित, आपने क्लास में दिखा दिया था, ठीक है। क्या हो गया सुमित, खुद को म्यूट कर लियो, ऐसे थोड़ी चलेगा। सॉल्व किए हो, हैंड रेस किए तो इंस्टेंट आंसर आना चाहिए था ना। सर -15/15। अभी कैलकुलेट किए हो आप, क्योंकि -15/15 बोले होते तो इतना भी पता चल जाना चाहिए था कि 15/15 कैंसिल होता है भाई, और वो -1 बन जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका -1 आना चाहिए था। अभी सॉल्व किए हो आप। रितिका, अनम्यूट कीजिएगा एक बार खुद को। यस सर। रितिका, बी का आंसर क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर बी। हाँ ये वाला। सर 0। नहीं, गलत है। पिंकी, अनम्यूट कीजिएगा खुद को एक बार। यस सर। आपका क्या आंसर आया इधर। सर बी का हाँ, 2 आया, 0। कौन सा आया, वैल्यू बताओ। -3 और -2। -3 और -2, वेरी गुड, सही है। ये इनफैक्ट हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी देखा था वहां पे। तरनजोत, अनम्यूट करना खुद को। यस सर। इसका क्या आंसर आया है। सर इसका है सर -3। इसका आया है -3, एक ही वैल्यू आया आपका। सर दूसरा था सर सर दूसरा सर एक मिनट। एक मिनट।
सर माइनस सर 3 सॉरी सर दूसरा वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा कोई नहीं। डी किशोर, आपका क्या आंसर आया है? सर मैं सिर्फ -3 आया है। -3 सिर्फ नहीं होगा, एक और वैल्यू आएगा। आकाश, आपका क्या आंसर आया है? सर मेरा नहीं बन पाया था पूरा इस वाला, ये 4th नंबर। अच्छा ठीक है। रोशनी, आपका आंसर क्या आया है यहाँ पे? रोशनी? सर -3। -3 तो एक वैल्यू आ चुका, दूसरा कोई वैल्यू? सर एक ही आया है। एक ही आया है, अच्छा। अंश, आपका क्या वैल्यू आया है? -3 के अलावा जिसका वैल्यू आया है मेरे को चैट में बताए। चलो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं, ठीक है। वेरी गुड दिव्यांशु। सुमित गलत। ठीक है कंगना, बताता हूं अभी मैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखो लीनियर, ये दोनों लीनियर का केस था। लीनियर में आसानी होती है क्योंकि आप 15x + 15 को इक्वल टू 0 करते हो, तो यहां से 15x का वैल्यू -15 होता है और फिर x का वैल्यू आ गया -15/15 -1। लेकिन जब बात होती है क्वाड्रेटिक का गाइस, तो बॉयज एंड गर्ल्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी इजीली यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें इसका, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो होगा x² + 2x + 3x + 6। फिर यहाँ पे कॉमन लोगे तो x + 2 × x + 3 बनता है, ठीक है। x + 2 × x + 3 बनता है। इसको हम नाम दिए p(x) मान लो। तो अब हमको 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम p(x) को इक्वल टू 0 करेंगे। अगर हमको 0 निकालना है तो हम p(x) को इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब p(x) को जब 0 करोगे, इसका मतलब है x + 2 × x + 3 ये इक्वल टू 0 होगा। अब x + 2 0 होने का मतलब है x का वैल्यू आएगा -2, और अगर x + 3 0 होगा तो वहां पे x का वैल्यू आएगा -3। तो इसीलिए इस केस में इसके आए थे 2 जीरोस, इसीलिए इस केस में आए थे इसके 2 जीरोस, ठीक है। फिर बात की जाती है चौथे वाले की। चौथे वाले के केस में क्या था, x² - x - 6। जब आप इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो आपको मिलेगा x² - 3x + 2x - 6। देखो बीच में जो मिडिल टर्म बन रहा है वो -3x + 2x है, तो ये -x हो गया। अब यहाँ पे जब पहला 2 टर्म में कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में x - 3 आएगा। उसके बाद फिर 2 कॉमन लोगे तो फिर से ब्रैकेट में x - 3 कॉमन आएगा। और फिर हम क्या करते हैं, हम उस x - 3 को कॉमन लेते हैं। x - 3 को कॉमन लेते हैं तो फिर ब्रैकेट में आ जाता है आपको x + 2। अब यहाँ से निकलता है हमारा जीरोस। कैसे निकलता है, अगर x - 3 को 0 होना पड़ेगा तो वहां से x का वैल्यू निकल कर आएगा 3, और अगर इसको 0 होना पड़ेगा, x + 2 को 0 होना पड़ेगा, तो वहां से x का वैल्यू निकल कर आएगा -2। तो यहां से हमको पता चला कि इसके कितने जीरोस आएंगे, इसके भी 2 जीरोस आ रहे हैं, ठीक। हाँ अंकित पूछिए, क्या पूछना है आपको? नहीं उसका आंसर देना था, इसलिए माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा। सो आई बिलीव जिन जिन लोगों से गलती हो रही थी, जो जो लोग दूसरा वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, आपको पता चल गया होगा कि आपके यहाँ पे गलती क्या है, राइट। ठीक है,
तो अब एक और, अब मैं कौन सी चीज पर डिस्कशन करूंगा, तो यहाँ पे मैंने इन सब चीजों के ऊपर तो बात हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आप लोगों से ज्यादा गलती हुई थी। अब हम 3 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम 3 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब 3 वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। 9th का ही 9th 8 में ही 9th का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में ये, डिग्री ऑफ टर्म्स, ठीक है, डिग्री ऑफ टर्म्स containing multiple variables, degree of terms containing multiple variables। तो अगर हमारे पास ऐसे टर्म्स है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल है, तो उस केस में उस टर्म की डिग्री को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे कि 2x²y। अब 2x²y का डिग्री कितना होगा, चैट बॉक्स में बताओ तो एक बार जल्दी से। 2x² का डिग्री कितना होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सबको। वैसे कहने के लिए तो ये जो आगे अभी 2 लगाया हुआ है उसका भी कोई लेना देना है नहीं। x² का डिग्री कितना होगा, तो आयुष, दिव्यांशु, कंगना गलत, टिंकी सही, अंश, अंकित, आकाश, रागिनी, मुस्कान गलत, सुमित सही, फराज सही, राहुल, मुस्कान गलत, सुमित का आंसर सही है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है 2। सुनो, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है 2, और आप इसको कैसे आंसर कर रहे हो, आप देख रहे हो कि x के ऊपर पावर 2 दिख रहा है, लेकिन गाइस x² प्लस y और x² इंटू y में अंतर है। x² प्लस y जब कर रहे हैं तो ये 2 अनलाइक टर्म्स हैं, नीचे वाला 2 अनलाइक टर्म्स है जो एडिशन साइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पे हमारे पास 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, यहां पे हमारे पास 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास एक सिंगल टर्म है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो चुका ना, वो मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए उसको सिंगल टर्म बोला जाएगा। सिंपल भाषा में बोला जाए x + 5, x + 5 को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 2 टर्म है उसमें, लेकिन x × 5 होता है 5x, 5x होता, तो आप उसको सिंगल टर्म बोलते हो, राइट, क्योंकि अब वो मल्टीप्लाई हो चुका रहता है। तो जब सिंगल टर्म होता है, मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स, तो उसका अप्रोच अलग होता है गाइस। क्या होता है अप्रोच, इस केस में जो डिग्री होता है, इस केस में डिग्री होता है सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। तो यहां पे अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, x के ऊपर है पावर 2 और y के ऊपर है पावर 1, तो आप उसको जोड़ोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3 ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसका डिग्री को 3 बुलाएगा, ठीक है, इसके डिग्री को 3 बोला जाएगा। क्लियर, हम डिग्री किसकी बात करते हैं, हम एक सिंगल पूरे टर्म की बात करते हैं, हम पूरे टर्म की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर यहां देखोगे तो यहां पे इस वाला टर्म का डिग्री कितना है, इस वाला टर्म का डिग्री है 2, इस वाला टर्म का डिग्री कितना है, इस वाला टर्म का डिग्री है 1। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो सर आपने जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वो क्या था, तो लास्ट टाइम जब हम लोग देख रहे थे तो एक सिंगल वेरिएबल में देख रहे थे, जैसे कि x² + x + 5, x² + x + 5, तो यहाँ पे कहने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म्स थे, यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म्स थे। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो x² में एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल के ऊपर है पावर 2, तो इस x² का अगर आप डिग्री देखोगे तो डिग्री है 2। फिर आते हैं बात करते हैं x का, तो x देखोगे तो सिंगल वेरिएबल है और उसके ऊपर पावर है 1, तो इसीलिए इसका डिग्री हो गया 1। और लास्ट में कांस्टेंट को देखोगे तो कांस्टेंट था 5, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री 0 था, ठीक। तो यहाँ पे भी हम टर्म वाइज जाते हैं, हम यहाँ पे भी टर्म वाइज जाते हैं, और टर्म में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा था, ये सबसे बड़ा वैल्यू था, तो इसीलिए जब इस पूरे का डिग्री कैलकुलेट किया जाएगा, इस पूरा टर्म का पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री कैलकुलेट किया जाएगा, तो पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री आएगा 2, ठीक है, पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री आएगा 2।
तो क्या सीखे यहाँ पे कि अगर उस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x का ही टर्म दिख रहा है आपको, तो आप x के ऊपर के पावर को देखते जाओगे। लेकिन आपको इस तरीके का पॉलिनोमियल मिला हुआ है जहां पे हर टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो उस केस में आप हर टर्म का डिग्री कैसे निकालोगे? आप हर टर्म में जितना वेरिएबल होगा सबके पावर को ऐड करोगे। ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये चीज को फॉलो करोगे। डिग्री विल बी इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। एक और एग्जांपल भी लिख देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मल्टीपल में रहेगा तभी ना। हाँ, जैसे मान लो कि एक ये हो गया 4 होगा इसलिए xy। तो अब ये एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, राइट? अब मुझे को इस एक्सप्रेशन का डिग्री बताना है, तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं इसका टर्म बाय टर्म देखूंगा। तो इस टर्म का डिग्री कितना होगा? तो अब आप देखोगे कि ये टर्म में 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x भी दिख रहा है और एक y भी दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप x और y के जो पावर्स है ना उनको जोड़ोगे, क्योंकि 2 अलग अलग वेरिएबल है। ऊपर मैंने अभी बताया था कि अगर वे एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो हम हर वेरिएबल के पावर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर पावर 2 था, तो 2 + 2 4 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टर्म है इस टर्म का डिग्री होगा 4। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इस पे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर डिग्री निकालना है तो इधर भी 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक दिख रहा है x, एक दिख रहा है y। x के ऊपर का पावर है 3 और y के ऊपर का पावर है 1, तो 3 + 1 कितना हो गया? 3 + 1 हो गया 4। 3 + 1 हो गया यहाँ पे 4। ठीक, फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल दे दिया। तो अब इस टर्म का जब डिग्री देखोगे तो इस टर्म की डिग्री में आपको तीनों के पावर को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो 7, x के ऊपर पावर 7 है, y के ऊपर 5 है और z के ऊपर 12 है। तो जब इन सबको जोड़ोगे तो 7 + 5 + 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स मुझे इनका डिग्री कितना बोलना होगा? मुझे इस पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री कितना बोलना होगा? तो इसमें से सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा वाला वैल्यू है 24। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री कितना बुलाएगा? इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री बुलाएगा 24, क्योंकि सबसे बड़ा वाला नंबर वही है। आया समझ में सबको? पीयूष समझ में आ गया है? अब इस एग्जांपल के बाद तो समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार यस पे क्लिक करो ताकि मुझे पता चले और हम आगे बढ़ सके। जल्दी से यस पे क्लिक कर दीजिए बॉयज एंड गर्ल्स। अगर नहीं कोई दिक्कत है तो चैट में पूछ सकते हो या हैंड रेस करो, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। हाँ सुमित पूछिए, क्या पूछना है? नो सर, मैं देख रहा था कि मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा वो था। मैंने ऑप्शन बंद कर रखा है। चलो ठीक है, सबने यस ही बोला है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गई ये कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं हमारे 9th के ऊपर के बेस्ड है। अब अगर हम एक बार मैं आपका एनसीईआरटी को ओपन करता हूं, ठीक है, स्क्रीन पे एनसीईआरटी को ओपन करते हैं। एनसीईआरटी वाली बुक दिख रही है अब आप लोगों को? हाँ, तो देखो ये आपका एनसीईआरटी वाला फाइल है पॉलिनोमियल चैप्टर का। ठीक है, अब यहाँ ये स्टार्टिंग में देख सकते हो कि ये चीजें जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इन सब के ऊपर हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने पहला पेज पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सब क्लास 9th का कॉन्सेप्ट था, वो जरूरी है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ उन्होंने फर्स्ट पेज में इन सबको बोला है। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने बात किया था ना अभी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे भी देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात हुई है। फिर हमने बात की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल है। तो ये सब अपना 9th का पार्ट हो गया, ठीक है, ये मतलब प्रॉपर 9th। अब आज अभी शुरू होगा 10th से नया चीज क्या पढ़ेंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो सबको एकदम पूरा फोकस देंगे क्योंकि 10th का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। अभी तक जो चल रहा था वो 9th वाला पार्ट चल रहा था, ठीक है। तो शुरू किया जाए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये है क्या, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है, सब बात होगी अभी, पूरा फील कराया जाएगा क्या होता है। तो देखिए अभी आपको जीरोस के बारे में पता है कि अगर हमारे पास एक px है, एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है मान लीजिए 2x - 4, ठीक है, पॉलिनोमियल है 2x - 4। तो इसमें जब हम x के जगह पे 2 रखते हैं, x के जगह पे 2 रखते हैं, तो ये बन जाता है 2 × 2 - 4, 4 - 4 हो गया 0, राइट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 2 इज अ, जब x का वैल्यू 2 रखा तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो हम कहते हैं 2 इज अ 0 ऑफ px, बोलते हैं कि नहीं। अच्छा, इसको हम निकालते कैसे हैं, तो इसका कैलकुलेशन का तरीका होता है, हम बोलते हैं कि लेट p of x इज इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि लेट p of x इज इक्वल टू 0, और उसके बाद आप 2x - 4 को इक्वल टू 0 करके वहां से x का वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो वहां से आपको x का वैल्यू मिल जाता है 2। तो ये जो तरीका है ना, जहां पे हम p of x को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये तरीका को बोला जाता है एल्जेब्रिक मेथड। जहां पे हम अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह कर रहे हैं, वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो इस मेथड को बोला जाता है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड से तो हमको 0 पता चल गया कि पॉलिनोमियल का वैल्यू को 0, मतलब पॉलिनोमियल में x का वैल्यू ऐसा रखा जाता है जिससे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। ये तो हमको अलजेब्रा से समझ में आ गया। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ज्योमेट्री के हेल्प से, ठीक है। और इसके लिए मैं इंटरनेट का हेल्प लूंगा और एक वेबसाइट पे चलते हैं जहां पे हम इसका ग्राफ वगैरह ड्रॉ करेंगे। रितिका पूछ रही है सर डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। रितिका, अगर मैं जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया 2x - 4, मैंने यहाँ पे लिया था px 2x - 4, तो यहाँ पे अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो होता है ax + b, ठीक है। जहां पे ये जो a होता है, ये जो a होता है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है और b हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक ना। तो इसका 0 से एक रिलेशन आता है कि 0 और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के ऊपर हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद अगला कॉन्सेप्ट वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे कौन सा ग्राफ लिया था, ध्यान से देखो, कौन सा पॉलिनोमियल लिया था, देखो 2x - 4, ठीक। अच्छा, इधर x का वैल्यू कितना निकल कर आया था, x का वैल्यू 2 निकल कर आया था। अब इसी चीज को हम देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो ये एक वेबसाइट है जहां पे हम कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं ना, तो उसका ग्राफ बन के आ जाता है। तो जैसे कि 2x, अभी हमने देखा था 2x - 4, तो ये देखो मैंने 2x - 4 दिया है, ये ग्राफ पेपर के ऊपर ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, ये उसका वो बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखते हैं थोड़ा सा गाइस, ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। 2x - 4, आपने देखा था इसका 0 कितना है, इसका 0 हमने कैलकुलेट किया था, आया था 2। अच्छा, ये देखो तो ये x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है,
मैं लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। जो क्वेश्चन पूछूंगा बताइएगा। ये एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? सर 0 और 5 जीरो 0 5 पे। के बीच। 2,0 ना, ये पॉइंट नहीं दिख रहा यस सर। आपको? तो एक्स एक्सिस पे 2 पे Yes, कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे 2 पे कट कर रहा है, राइट? अच्छा, तो हम यहाँ पे ये हमको फील होना चाहिए थोड़ा सा कि यार मेरा 0 का वैल्यू आया था 2 और ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था, और यही पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस पे भी इसका जो ग्राफ है वो 2 पे कट कर रहा था। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं 2x - 4 के जगह पे 3x + 4 कर देता हूं। 3x + 4 कर देता हूं, ठीक है? तो मैंने आप कौन सा केस लिया है? मैंने लिया है 3x + 4। अब अगर मैं 3x + 4 का एल्जेब्रिक मेथड से 0 निकालता हूं तो मेरा x का वैल्यू निकल कर आएगा -4/3। अब -4/3 होगा आपका कुछ -1.33 के बराबर, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि ये x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है। कितना पॉइंट है ये? -1.33। 1.33। वही पॉइंट दिख रहा है, वही पॉइंट दिख रहा है, ठीक है? चलो आप में से कोई एक अपना खुद का एक एक्सप्रेशन बताओ, कोई लीनियर एक्सप्रेशन कोई भी बता सकता है, बोलिए। सर 5y + 6 5y + 6 बोला किसी ने। 5y + 6। यहाँ पे एक्चुअली वो हो गया, x वाले ही फंक्शंस लेगा, ठीक है? तो मैं 5y + 6 की जगह पे 5x + 6 कर देता हूं, ठीक? अच्छा, अब ये देखो तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये? -1.2। -1.2 हो गया। और अगर हम इसका एल्जेब्रिकली खुद कैलकुलेट करते, 5x + 6 को इक्वल टू 0 करते और वहां से x का वैल्यू निकालते तो वो आता -6/5। अब -6/5 का वैल्यू भी होता है -1.2, राइट? और किसी को ट्राई करना है? बॉयज में से कर लिया, गर्ल्स में से किसी को? (23x + 30) 23x बहुत चुन के इसने एक्सप्रेशन दिया है। 23x + 30, ठीक है? अच्छा, पॉइंट देखिए तो कितना है? कितना है ये? -1.304, ठीक? अब अगर हम खुद से इसको कैलकुलेट करते हैं, 23x + 30, अगर हम इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -30/23। अब 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसको डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन मतलब कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो, बट आप देखोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आएगी। तो यहां से आपको क्या क्या चीज फील हुआ? यहां से क्या चीज फील हुआ आप लोगों को, बताओ? एनीवन, कोई ट्राई करना चाहेगा? आप एलजेब्रा के मेथड से जो 0 निकालते थे और इसका ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था, क्या दोनों सेम नहीं आ रहे थे? बोलिए। दोनों यस सेम सर। सेम थे सर। सेम थे, राइट? तो इससे हम क्या चीज कह सकते हैं? इससे हम ये चीज कह सकते हैं, अगर मेरे को इसका डेफिनेशन लिखना हुआ, या फिर चलिए हम एनसीईआरटी पे ले चलते हैं ना, एनसीईआरटी क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो इसने क्या किया? इसने 2x + 3 का ग्राफ बनाया है, और 2x + 3 का ग्राफ बनाया था तो वो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा था। कितना पॉइंट था ये? -3/2 था। अब अगर आप 2x + 3 का इक्वल टू 0 करोगे तो वहां से x का वैल्यू निकल कर आएगा -3/2, ठीक है? वहां से निकल कर आता है -3/2, और यहाँ पे भी अगर ये पॉइंट देखोगे तो -3/2 वाला ही पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फील आना चाहिए कि एलजेब्रा के मेथड से जो हम 0 निकालते थे, एलजेब्रा के मेथड से जो हम 0 निकालते थे, वो एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली हम क्या है, तो जब ग्राफ बनाया जाता है, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जाता है, तो वो पॉलिनोमियल जहां पे भी कट करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो 0 वाला पॉइंट होता है। जब पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जाता है तो वो ग्राफ
एक्स एक्सिस के ऊपर जहां कट कर रहा होता है उसी जगह पे क्या मिलता है आपको, उसी जगह पे आपको उसका 0 मिलता है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने लीनियर, सब लीनियर का केस लिया था। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें कुछ हाँ ये वाला होमवर्क, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपने खुद इसका 0 कितना निकाला था, -2 और -3 निकाला था। तो चलिए अब इसका ग्राफ पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, और ग्राफ पे भी हमको क्या दिखना चाहिए कि इसका भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे -2 और -3 पे कट करना चाहिए, राइट। इसका जो ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक, ये इसका ग्राफ बन रहा है, देख सकते हो रेड कलर वाला पैराबोला का शेप में इसका ग्राफ बना है। अब अगर मैं इसको जूम करता हूं तो ठीक से देखो, ये एक पॉइंट है, और जूम करना है, क्या पॉइंट दिख रहा है ये, -2 0 -2, और ये -3 राइट। तो और हमने आपको जो होमवर्क दिया था, आपका खुद का 0 क्या आया था, -2 और -3 आया था, राइट। तो यहाँ से ये चीज कंफर्म हो रहा है कि नहीं कि एक्चुअली में जो अलजेब्रा के मेथड से हम जीरोस निकालते हैं, अगर उसको ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉलिनोमियल का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वहीं से आपको उस पॉइंट का, वहां उस पॉइंट से आपको 0 का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि सर वाई एक्सिस पे भी तो कट कर रहा है, जैसे इधर देखोगे तो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, लेकिन बेटा वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ वाई एक्सिस पे वो कट करे ना करे इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको नंबर ऑफ जीरोस कहां से पता चलता है, एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट किया है उससे पता चलता है, वाई एक्सिस से कुछ नहीं पता चलता इस केस में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। सर यस और नो? हाँ सर, अगर y के जगह पे x की जगह पे y रहेगा तो फिर y पे जहाँ कट करेगा वही ना जीरोस होगा। y की जगह पे जहां पे x होगा, यस हाँ सर। कह सकते हो, उस केस में उसका जो ग्राफ होगा, देखो जैसे ये पॉलिनोमियल है x के टर्म्स में, तो x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ, लेकिन अब थोड़ा सा समझो कि हम जनरली जब ड्रॉ करते हैं ना तो हम एक्स वाई एक्सिस लेते हैं। अब अगर आप वेरिएबल को x के जगह पे t रख दोगे, वेरिएबल को x के जगह पे आप t रखोगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने रखा t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, अब इसका भी जब जीरोस निकालोगे तो इसके भी दो ही जीरोस निकल कर आएंगे, एक निकल कर आएगा -2 और एक निकल कर आएगा -3, लेकिन आप उसका ग्राफ अगर इस वेबसाइट पे ड्रॉ करने जाओगे तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको इस तरीके से बिल्ड किया हुआ है कि एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ इधर बनेगा, वाई एक्सिस वाले उल्टा बनेंगे। ठीक है, बाकी जो आप कह रहे हो वो सही है, वाई भी रखोगे तो दो जीरोस ही निकल कर आएंगे और दोनों का वैल्यू -2 और -3 ही होगा। ठीक है, और क्या पूछना है पूछिए। पीयूष हैंड रेस कियो, क्या पूछना है? अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं मैं। और किसी को कुछ पूछना है हैंड रेस करो, मैं आपको अनम्यूट करने का परमिशन देता हूं। बॉयज गर्ल्स कुछ पूछना है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, समझ में आ गया आपको अच्छे से? पीयूष आप जब हैंड रेस करोगे, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली उस कॉन्सेप्ट को बीच में ब्रेक करना भी तो सही नहीं रहता है ना। 20 में से अगर 19 स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं और एक का डाउट आया तो पहले मेरे को 19 को देखना पड़ेगा। उस चीज को भी तो देखो। अब अगर मैं सबके डाउट्स को हमेशा लेते रहूंगा तो क्लास का फ्लो तो बिगड़ेगा ना। एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा उसके बाद ही लोगों के डाउट्स लूंगा। यस तरंजीत पूछिए। सर अगर सर x अगर 0 में कटे तो सर 0 ही उसका आंसर हो जाएगा? यस, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये कहां से घूम रहा है, जूम करते जाएंगे तो हमको दिखेगा ये 0 से घूम रहा है। ठीक है, तो इस केस में इसका एक ही 0 होगा, वो होगा 0 खुद। ठीक है,
आप और एक एग्जांपल देना है, आप ले सकते हो 5x। सर सिर्फ एक्स स्क्वायर मैटर करता है। हाँ नहीं, ये देखो 5x लिया मैंने, अब लीनियर पॉलिनोमियल लिया। देखो इसका भी जीरो क्या है, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट पे कट कर रहा है, देख सकते हो 0 पे कट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है तरनजोत? यस सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी के कोई डाउट्स? आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब आते हैं फिर आपके एनसीईआरटी अगर केवल एक्स रखेंगे तो? अगर आप केवल x रखोगे ना, देखो क्या होता है। क्या हुआ, लाइन और टेढ़ा हो गया, लेकिन वो कहां से पास कर रहा है, 0 से पास कर रहा है। और अगर आपका px जो है, अगर आपका px जो है वो x ही है, तो ये कह रहा है कि x के जगह पे 0 रखिए। तो देखो तो x के जगह पे 0 रखने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया ना सर? ठीक है सर सिर्फ एक्स मैटर करता है। x मैटर नहीं करता, x के साथ भी चीजें मैटर करती हैं। अब जैसे कि ध्यान से देखो, अगर x के जगह पे ये 7x कर दिया तो ग्राफ चेंज हुआ कि नहीं? यस दिख सर। रहा है? अभी मैंने 7x + 5 कर दिया, ये देखो जब 7x + 5 कर दिया तो ग्राफ फिर अपना पोजीशन चेंज किया कि नहीं? तो क्या सिर्फ x पे मैटर कर रहा है? नहीं, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस सर। ओके चलिए, तो जल्दी से चलते हैं आपके एनसीईआरटी के ऊपर, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। अच्छा चलो, मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, वो अनम्यूट करेंगे और मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ताकि फिर जब आप ये सब एनसीईआरटी खुद अपना रीड करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तीन टर्म का ग्राफ, सुमित क्वेश्चन गलत है आपका। ग्राफ 3 टर्म का नहीं होता है, ग्राफ तो कितने भी टर्म्स का पॉसिबल है। x² + 5x + 6 नहीं बनाया था मैंने, बना था ना? चलिए तो मैं नाम लेता हूं, अवनीश। अवनीश एक बार अनम्यूट करो खुद को, नाम लेते अवनीश भाग गया। राहुल एक बार अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। राहुल ये देखो यहाँ पे उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का। इसके बताओ तो कितने जीरोस हैं? सर 2 हैं। 2 जीरोस है। रीजन बताओ क्यों 2 जीरोस हैं? सर एक जो है +4 उसके बाद .0 है, इधर एक माइनस में है। हाँ ये -1 है, ठीक है। अच्छा डॉट नहीं होता है, वो कॉमा 4,0 है। अच्छा 4,0 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब आप एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताते हो ना, तो होता है x, y के फॉर्म में। x आपका वो एब्सिसा बोलते हैं इसको, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जब पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है ना, तो उसका y का वैल्यू 0 होता है, उसका y का वैल्यू 0 होता है, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट मुस्कान एक बार अनम्यूट करो खुद को। यस सर। मुस्कान मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको कितने जीरोस दिख रहे हैं? यहाँ पे कितने जीरोस दिख रहे हैं? कैसे पता करोगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं? कैसे एक भी नहीं? क्या ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है? सर 0 से नहीं कट कर रहा है। 0 से? बेटा 0 क्या होता है? 0 होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। तो इसका ग्राफ ए पे कट कर रहा है और a' पे कट कर रहा है। ये देखो इसका ग्राफ जा रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक यहाँ क्रॉस कर रहा है और एक यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए इसके 2 जीरोस कहलाएंगे, ठीक है? और यहाँ
यहाँ पे भी देखो एक इस पॉइंट पे है और एक इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे भी इसके 2 जीरोस होंगे और यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पीयूष अनम्यूट करो खुद को। पीयूष सो गए क्या पीयूष? अब ये चीज होती है फालतू। पता है क्या करूंगा मैं अभी? यहां से आपको कर देता हूं रिमूव, फिर आपको फील होगा। ये किया मैंने रिमूव। फराज अनम्यूट करो एक बार खुद को। कंगना पूछता हूं क्वेश्चन। फराज अनम्यूट करो खुद को। यस सर। फराज बताइए यहाँ पे आपको कितना जीरो दिख रहा है? सर 1। 1। कौन सा पॉइंट पे? सर ए पॉइंट पे, दोनों ही केस में राइट? यस। ओके ग्रेट। नेक्स्ट कंगना अनम्यूट करिए खुद को। यस सर। बताइए कि अगला केस आएगा, यहाँ पे आपको कितने जीरोस दिख रहे हैं? कहाँ सर? एक भी नहीं। एक भी नहीं? क्यों एक भी नहीं? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे नहीं है। एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ठीक है? या ओके ग्रेट। सर उसमें मेरा क्वेश्चन है बोलो कि आई मीन जैसा आपने वो ऊपर ग्राफ दिखाया उसमें सी सेक्शन जो था कांस्टेंट उसमें शो कहाँ किया? कहाँ पे कह ऊपर रहे हो? वाले में आई मीन 2 zeros थे जिसमें। ये हो गया 2 जीरो वाला। नीचे नीचे सर। हाँ नीचे वाली में या इसमें आई मीन इसमें क्वेश्चन था 3 ट्राइनोमियल थे, उसमें सी सेक्शन कहाँ शो किया है? आपको फिर सबसे पहली चीज जो ग्राफ बनता है ना वो उसमें ये आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो ax² + bx + c, तो आपको लग रहा है कि ये एक ट्राइनोमियल है, विच इज रॉन्ग। पहली चीज, क्योंकि आप अगर 2x² होगा या फिर 2x² + 5x होगा या फिर 2x² + 5x + 6 होगा, ये सबके सब को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा और इन सबके सब का जो ग्राफ होगा उसका शेप ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, इसको मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये ट्राइनोमियल से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज ये देखो 2 × x⁴, तो ये 2x², इट्स अ बाइनोमियल बिकॉज द डिग्री इज 2 एंड द शेप इज अ पैराबोला। नाउ अगर मैं 2x² के साथ 5x जोड़ देता हूं तो आप देख सकते हो कि ग्राफ का थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इधर उधर, लेकिन शेप में कोई भी चेंज नहीं हुआ, राइट? तो अगर हम एक बार इसको यहाँ पे साथ ही नोट करते रहे, फर्स्ट वी हैड 2x² which was a binomial and the shape was parabola. Sorry, this is not a binomial, this was a monomial. फिर हमने अगला अभी केस लिया है 2x² + 5x जिसके अंदर दो टर्म्स है। दिस इज अ बाइनोमियल, बट has the shape changed over here? No, the shape remains the same. Then finally we have, let's say I add a constant now, +6. So when I have added a +6 here, now the equation is 2x² + 5x + 6. Now since we have three different unlike terms, it becomes a trinomial. What is the shape? Let's check the shape once. It's the same as before, right? Again it's in the shape of a U वाला शेप इसको पैराबोला बोलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि जो शेप होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इस डिग्री के ऊपर।
इस वेरिएबल के ऊपर डिग्री क्या है उसके ऊपर डिफाइन होता है, ना कि नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो, तो इसी के साथ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का जो सॉरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट डन है। आप इधर से 2.1 एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो, और एनसीईआरटी अपने अवंती के मॉडल से क्या करना है ये मैं होमवर्क आपको बता दूंगा। दिस इज एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। इसको सॉल्व करने के लिए अब आप सबको ही रेडी हो चुके हो, ये आप लोग घर पे करोगे। आगे का टॉपिक देखते हैं, हमारे पास लगभग 20 मिनट का टाइम बचा हुआ है, अच्छे से हमको यूज करना होगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ओलंपियाड्स में इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So the next concept would be अंकित 2.2 एक्सरसाइज में अभी हम गए नहीं ना, 2.1 है, 2.2 का कॉन्सेप्ट तो पढ़ाने दो, अभी वो शुरू करेंगे। द कॉन्सेप्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial. तो हमको किस चीज के बीच का रिलेशनशिप देखना है यहाँ पे, कि एक पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकालोगे, एक पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकालोगे उसका उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ कोई लेना देना है क्या, यही हम थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है हमारा ax प्लस बी, राइट, ये हमें पता है, जिसमें a नॉन जीरो होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं मैं 2x प्लस 5, इसका अगर आप जीरो कैलकुलेट करोगे, इसका अगर आप जीरो कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा -5/2। ठीक है, अब रिलेशन ऐसा बनता है, यहाँ पे रिलेशन ऐसा बनता है कि यहाँ जो जीरो निकल कर आता है ना वो होता है -b/a विच इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी माइनस कांस्टेंट b। एक्चुअली अगर आप देखोगे मैंने जीरो क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने जीरो लिखा है -b/a। अब अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a होता है ये x के साथ मल्टीप्लाइड है, x के साथ मल्टीप्लाइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। और दूसरा है b, b है हमारा कांस्टेंट, b है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, a हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, b हो गया हमारा कांस्टेंट। तो रिलेशन बनता है कि जीरो होता है यहाँ पे -b/a बोलने का मतलब माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। आप इसको चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे, यहाँ पे देखिए जो जीरो कैलकुलेट किया गया था वो निकल कर आया था -5/2। ठीक है, और अगर आप -5/2 में 5 देखोगे तो 5 किसका वैल्यू है, 5 यहाँ पे 2x प्लस 5 में 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये -5 को हम माइनस कांस्टेंट लिख सकते थे, क्योंकि 5 अगर कांस्टेंट है तो -5 को माइनस कांस्टेंट बोला जा सकता है। और नीचे 2 दिख रहा है, अगर आप पॉलिनोमियल को की तरफ दोबारा देखोगे तो पॉलिनोमियल में 2x वाला टर्म बन रहा था। ठीक है, 2x वाला टर्म बन रहा था तो वहां पे x का कोफिशिएंट कितना था, x का कोफिशिएंट था 2। अब क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट था 2 तो इसीलिए डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? नो सर। अगर किसी को दिक्कत है No, हैंड रेज sir. कीजिए, पूछ सकते हो फिर। ओके, तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैंने एनटीएससी वगैरह में इसके ऊपर खूब क्वेश्चन देखे हुए हैं, इसके ऊपर और क्यूबिक के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a हमारा नॉन जीरो होता है, a हमारा नॉन जीरो होता है, राइट। अगर इसका हम एक एग्जांपल ले कोई रैंडम सा, तो मान लीजिए वही ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका जब जीरो कैलकुलेट करते हैं तो इसके जीरोस क्या क्या आते हैं? इसके जीरोस आए थे हमारे, जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, -2 और -3। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में हम क्या मानेंगे? मान लेते हैं कि let the zeros be alpha and beta। तो इसके दो जीरोस को हमने दो साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अल्फा से और एक बीटा से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा? दोनों जीरोस को हम जोड़ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम सम ऑफ जीरोस। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? -2 प्लस -3, दोनों को जोड़ोगे तो -2 प्लस -3 ये बन गया आपका -5, ये हो गया आपका -5, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली में क्या होता है जानते हो? ये होता है -b/a। और b यहाँ पे क्या है? ध्यान से स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखोगे तो b होता है x के साथ मल्टीप्लाइड, तो कहने के लिए हमारा x का कोफिशिएंट हो गया। और a क्या होता है? तो a होता है हमारा x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड, तो ये मेरा a का कोफिशिएंट हो गया, ठीक। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो ये जो 5 दिख रहा है ना, ये जो 5 दिख रहा है, -5 दिख रहा है, इसको आप -5/1 लिख सकते थे। और ये आपका कहीं ना कहीं ध्यान से देखो -b/a के बराबर हो रहा था, ये कहीं ना कहीं आपका -b/a के बराबर हो रहा था, क्योंकि b का वैल्यू हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से 5 है और a का वैल्यू हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अगर किसी को भी दिक्कत है प्लीज हैंड रेज कीजिए, अगर ये क्लियर है तो ही आगे बढ़ने का मतलब बनता है। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। फिर हमने ग्रीन कलर में एक एग्जांपल लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, तो a का वैल्यू है 1, a क्या होता है? x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइड है। b का वैल्यू है 5, b होता है जो x के साथ मल्टीप्लाइड है। और c का वैल्यू है 6, c होता है जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, ठीक। इसका जीरोस मैंने आपको होमवर्क दिया था निकालने के लिए, तो आपने इसके जीरोस निकाले हैं -2 और -3। मान लेते हैं कि हमारे जो दो जीरोस आए उसको मैंने अल्फा और बीटा का साइन दे दिया, मान लेते हैं कि हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया था। तो रूल ऐसा है, रिलेशन ऐसा बनता है कि अल्फा प्लस बीटा करोगे तो जीरोस का सम करो, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है ना वो होता है -b/a, जहाँ पे b आपका x का कोफिशिएंट होगा और a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप इस वैल्यू को जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसमें चेक कर सकते हो कि इसके तो मेरे दो जीरोस आए थे -2 और -3, इसको अगर एक बार आप जोड़ोगे तो बनता है -5, इसको जोड़ोगे तो ये बनता है -5। क्या -5 मेरा -b/a के बराबर है? -5 मेरा -b/a के बराबर है क्या? तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि -b/a कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। तो आ जाओ यहाँ पे, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे -b मतलब -5 हो जाएगा, a मतलब 1 हो गया, तो -b/a करने का मतलब कितना हुआ? -5/1 हुआ ना। तो -5/1, और हम जब जोड़े थे तो भी हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना निकल कर आया था? -5 निकल कर आया था। तो इसका मतलब मेरा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो जो होता है वो -b/a प्रूव हो गया। अब क्लियर है? अभी भी कोई दिक्कत है क्या? ओके। नो सर।
अच्छा, अगला है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को सर। बोला जाएगा, हाँ बोलिए। सर अल्फा और बीटा की जगह कुछ और साइन दे सकते हैं? दे सकते हो, बट क्या है कि आपको आपके एनसीईआरटी में भी अल्फा बीटा मिलेगा, एडिशन आरएस अग्रवाल में भी अल्फा बीटा ही मिलेगा, तो हम भी इसी को फॉलो करते हैं। ठीक, यस सर। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर बोलिए। तो ये जरूरी है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए के फॉर्म में ही आएगा? हमेशा हमेशा होगा, हमेशा होता है ये। आप कभी भी कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखिएगा, ठीक है, उसका माइनस बी बाई ए एक बार कैलकुलेट अलग से कर लीजिएगा, ठीक, और उसके जीरोस, चलो इसको अगर समझना ही है एक बार जल्दी से डेसिमल्स पे चलते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 27x प्लस 180, ठीक है। अब देखिए तो ये कहाँ पे कट किया है, एक बार बताइएगा कौन सा पॉइंट है ये, -12, और ये कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, -15,0, ठीक है। तो हमारे दो जीरोस कौन से आए, -12 और -15, ठीक। अगर मैं इसको जोड़ता हूं, अगर मैं इसका सम करता हूं तो मेरा सम कितना आएगा, -27 हो गया, ठीक। अच्छा, मैंने इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो मैंने इक्वेशन लिया है, पॉलिनोमियल लिया, सॉरी, इस पॉलिनोमियल में अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना हुआ, 1। अब b का वैल्यू क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, तो 27x है, मतलब b हमारा 27 हो गया, और c होता है कांस्टेंट, तो c यहाँ पे 180 है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस बी बाई ए कैलकुलेट करते हो इसके बेसिस पे, तो कितना हो गया ये, -27/1 हुआ कि नहीं, तो फाइनली ये -27 बना, और यहाँ पे भी देखिए -27 आया था, ठीक है। क्लियर है पिंकी? यस सर। ओके, हमेशा होगा, ठीक है ना, सबको ही ध्यान रखिएगा, हमेशा होता है। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है c बाई ए। c होता है हमारा कांस्टेंट वाला टर्म, और ये तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। और चलिए हम इसको भी वेरीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे c कितना है, कितना है c इस पॉलिनोमियल में, बताओ। 6 और a का वैल्यू है 1, राइट। तो अगर हम यहाँ पे c बाई ए कैलकुलेट करते हैं हमारे हिसाब से, तो 6/1 हो गया 6, और अगर हम यहाँ पे जो दो जीरोस आए थे हमारे -2 और -3, उसको भी एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -2 और -3 को मल्टीप्लाई करते हो वो भी कितना आ रहा है, +6 ही आ रहा है। तो देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो जीरोस को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है और c बाई ए करके जो वैल्यू आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि दोनों जीरोस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो c बाई ए होगा, और दोनों जीरोस को जब ऐड करेंगे तो वो -b बाई ए होगा। और ये abc क्या होता है, तो ये abc तो हमारा पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट ही है, ये abc जो है ये हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट ही है कि नहीं। तो यहीं पे ये रिलेशन आपको पढ़ना था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? यस सर। यस यस सर। सर चलो बढ़िया। तो एक बार आते हैं आपके एनसीईआरटी के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए पिंकी। सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो में 6c बाई ए लिखे, वहाँ पे कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर थोड़ी ना होगा। c बाई ए क्या होगा, c अगर तो देखोगे, c आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में c आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये वाला। यस और सर। a आपका देखो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये a को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेंगे। ओके सर। So let's go to your NCERT now. तो देख सकते हो कि यहाँ पे यही सारी चीजें आप सब, हर एक स्टूडेंट एक एक लाइन पढ़ेगा एनसीईआरटी का खुद को क्लियर करने के लिए।
एक एक लाइन पढ़ोगे ना तभी जाकर आपका अपने अंदर से डर निकलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये देख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है। और ये जैसे आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को फटाफट डिस्कस करते हैं और क्लास को फिर एंड करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और फिर जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 आएगा, और वहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा एक -2 और एक x का वैल्यू मिल जाएगा आपको -5। एक मिल जाएगा -2 और एक मिल जाएगा -5। तो यहाँ से मेरे दो जीरोस आ गए, -2 -5। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, और -2 और -5 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको? मिलेगा -7। और -7 जो होता है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ अगर कंपेयर करता हूं, तो यहां से a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 7 और c का वैल्यू आया 10। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है 10। ठीक है, तो जब आपने इसको जोड़ा, सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट किया, तो वो बन रहा था -7। और हम चेक करते हैं कि हमारा -b/a कितना आएगा। तो -b/a, देखो b का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू 1 है, तो -b/a करेंगे तो वो हो जाएगा -7/1। तो यहाँ पे -7 है और यहाँ पे भी -7 आ रहा था, तो ये वेरिफिकेशन हो गया अपना। दूसरा चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करोगे, अब -2 और -5 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 10 आया। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको पता होता है कि वो c/a होता है, तो c का वैल्यू है 10 और a का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे जब हम c/a कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 10/1, 10/1 10। तो ये 10 आ गया और यहाँ पे भी 10 था, तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा खुद को यहाँ पे डराना वराना नहीं है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरो होता है -b/a, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरो होगा, अल्फा बीटा मानोगे उसको, अल्फा प्लस बीटा -b/a हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। जो भी लिखा है ये फाइल पीडीएफ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी शेयर कर दूंगा। कुछ डाउट्स होता है तो आप मेरे से बिल्कुल ग्रुप पे क्वेश्चन डालिएगा, मैं उधर आंसर करूंगा। ठीक है, वीडियो एक घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी, उसका भी लिंक शेयर हो जाएगा। और कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी चीज के बारे में, पूछिए जल्दी। बाय सर। बाय बाय सर। बाय। चलो फिर Bye, मैं एंड करता sir. हूँ। बाय आकाश। ठीक है, फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, किसी के डाउट्स दिख नहीं रहे। अंश, आई हैव अनदर क्लास फ्रॉम 7, क्लास 12th वालों की क्लास है मेरी अभी। अंकित कल क्लास है या नहीं एक बार कंफर्म कर लो कोऑर्डिनेटर से बात करके, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इंफॉर्मेशन डाल देगा कल क्लास है या नहीं। ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग मंडे टू फ्राइडे क्लास चला रहे थे ना इस हफ्ते, तो कल है कि नहीं ऑफलाइन क्लास वो आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।